दोस्तों नमस्कार, M26 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे महादानव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। दोस्तों कहा जाता है कि विज्ञान एक वरदान है, लेकिन जब वही विज्ञान विनाश का कारण बन जाए तो दोष किसे दे? क्या एक वैज्ञानिक को उसके आविष्कारों के परिणाम के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? क्या उसे महादानव कहा जा सकता है? दोस्तों ये कहानी है फ्रिट्ज हेबर की, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रभक्त, एक जटिल इंसान जिसने भूख से मरती दुनिया को भोजन दिया, लेकिन उसी ने जहर से इंसान को भी मारा। दोस्तों 1898 में एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री विलियम क्रूक्स ने यह चेतावनी दी थी कि अगर नाइट्रोजन के उपयोग से फसल की पैदावार में वृद्धि नहीं की गई तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भूख से मर जाएगी। हालांकि वायुमंडल में 78% से ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन यह नाइट्रोजन पौधों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक कि इसे पहले पानी में घुलनशील यौगिक जैसे कि अमोनिया या विभिन्न नाइट्रेट के रूप में अस्थिर न कर दिया जाए। दोस्तों ये चमत्कार किया जर्मनी के एक यहूदी रसायन शास्त्री फ्रिट्ज हेबर ने। हावर बॉश प्रोसेस के तहत हवा से नाइट्रोजन निकालकर अमोनिया गैस बना दिया, जिसे कार्ल बॉश ने औद्योगिक स्तर पर लागू किया। इस खोज ने खाद्य उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया और आज भी 50% से ज्यादा लोग इसी प्रक्रिया से बने उर्वरक से उगाए गए अन्न पर निर्भर हैं। दोस्तों 1918 में हेबर को अमोनिया संश्लेषण में उनकी भूमिका के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी की सेना हारने के कगार पर थी, जो हेबर को मंजूर नहीं था। हेबर ने अपने विज्ञान का उपयोग जर्मनी की सेना के लिए किया। उसने जहरीली गैस का निर्माण किया जिसका नाम था क्लोरीन गैस। 1915 में यह प्रेस की लड़ाई में पहली बार क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हुआ। हजारों सैनिकों की दर्दनाक मौत। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय हेबर वहीं मौजूद थे उस हमले को देखने के लिए। यह उनकी राष्ट्रभक्ति थी, पर दुनिया के लिए नरसंहार हुआ। हेबर ने रासायनिक गैस युद्ध का बचाव करते हुए कहा था कि मैं मानता हूं यह अमानवीय है, पर युद्ध में मौत तो मौत होती है, चाहे वो किसी भी तरह से दी जाए। गैस के हथियार उड़ते हुए लोहे के टुकड़ों से ज्यादा क्रूर नहीं। पर उनकी इस बात से उनकी पत्नी क्लारा ही सहमत नहीं हो पाई। 2 मई 1915 की रात क्लारा ने उनके ही सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। उनका 13 साल का बेटा हरमन और वो खुद वही मौजूद थे, लेकिन न पत्नी का शोक न बेटे का ख्याल। अगले ही दिन हेबर युद्ध के मोर्चे पर निकल गए। दोस्तों कहते हैं ना, बुरा तो बुरा ही होता है। 1933 में हिटलर सत्ता में आया। हेबर एक यहूदी होने के कारण अब खुद अपने देश में अवंचित हो गए थे। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जर्मनी छोड़ना पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने कहा था, मैंने अपने देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब मेरी पहचान आई तो सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। दोस्तों फ्रिट्ज हेबर की एक खोज और थी, ज़ायक्लोन ए, कीटनाशकों के रूप में विकसित किया गया रसायन। उनकी मृत्यु के कुछ साल बाद इसी तकनीक को बदला गया और बना ज़ायक्लोन बी, जिसका इस्तेमाल नाजियों ने कॉन्सेंट्रेशन कैंपस में यहूदियों की हत्या के लिए किया। एक यहूदी वैज्ञानिक की खोज का उपयोग यहूदियों के नरसंहार के लिए किया गया। यह इतिहास का सबसे कड़वा बयान है। दोस्तों आज भी वैज्ञानिक दुनिया हेबर को 2 चेहरों से दिखती है। एक ओर वो वैज्ञानिक जिसने मानवता को भुखमरी से बचाया, दूसरी ओर वो युद्ध का जनक जिसने रासायनिक हथियारों की शुरुआत की। क्या विज्ञान अच्छा या बुरा हो सकता है, या उसे प्रयोग करने वाला इंसान सही और गलत बनाता है? दोस्तों फ्रिट्ज हेबर की कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, आप क्या मानते हैं, फ्रिट्ज हेबर एक हीरो था या विलेन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।